हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताया गया था। मैंने आप लोगों को परावर्तन वाला जितना भी पार्ट था 2-3 वीडियोस में वो सब पूरा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। परावर्तन किससे होता था? दर्पण। परावर्तन और अपवर्तन में फर्क क्या होता है? परावर्तन जो होता है उसमें प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में, दर्पण से या किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद जिस रास्ते से आ रही है, जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में तुमने देखा दो जो है दर्पण भी देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे केसेस कितने केसेस, अगर वस्तु कहां पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वो सब देखा था। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं अपवर्तन। अपवर्तन की खासियत क्या होती है? ये एक माध्यम से आएगी प्रकाश की किरण और दूसरे माध्यम में चली जाएगी, मतलब आर पार प्रकाश हो जाएगा उस माध्यम से, वहां पे क्या होता है? अपवर्तन। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आर पार चला जाता है तो सीधे सीधे नहीं आता है, एक माध्यम से एंट्री के बाद दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन होता है लेंस से। तो आज की वीडियो में हम लोग अपवर्तन देखने वाले हैं, फिर अपवर्तनांक देखने वाले। सबसे ज्यादा आप लोग को दिक्कत होती है अपवर्तनांक में, अपवर्तन क्या होता है, किसी के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक लिखना, इन सब जितनी भी दिक्कतें हैं, सब दिक्कतें क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। आप लोग मेरा नाम जानते ही होंगे, मेरा नाम है शावेज खान और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 10th 11th और 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो जरूर दबाना है। 4-5 लोग को तो जानते ही होंगे, शेयर जरूर करना है। इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, कहीं आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे अपवर्तन की परिभाषा। डेफिनेशन पूछ सकता है तुमसे, अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है? तो जाहिर सी बात है, अपवर्तन का मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ा क्या होती है? मुड़ जाती है। उसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो अब यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाया तब समझ में आएगा। अब माध्यम नाम की चीज क्या होती है? माध्यम कुछ भी नहीं होता है। माध्यम आपका होता है जिस रास्ते में प्रकाश चल रहा है उस रास्ते को ही क्या बोलते हैं? माध्यम। अभी जैसे हवा है आसपास, हमारे आसपास क्या है? हवा। तो प्रकाश कहाँ चल रहा है? हवा में चल रहा है, तो हवा माध्यम हो गया। अब तुम प्रकाश की बाल्टी रख दो, एक क्या रख दो, एक बाल्टी रख दो या कोई भी बर्तन रख दो जिसमें प्रकाश हो। प्रकाश के बर्तन के अंदर भी चीजें दिखती है कि नहीं दिखती है? कुछ दूरी तक की दिखती है, बिल्कुल। तो प्रकाश कहाँ गया? हवा से पानी के अंदर गया, तो पानी एक अलग माध्यम हो गया और हवा एक अलग माध्यम हो गया। वहां पे तुम तेल रख दो, कुछ तेल के अंदर भी प्रकाश चला जाएगा, कुछ दूरी तक जा पाएगा, बहुत दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो वहां भी एक तेल क्या हो गया? माध्यम हो गया। जिस जगह पे प्रकाश चल रहा है उसके आसपास के वातावरण को ही क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर मान लिया यहाँ पे माध्यम 1 है, कोई दूसरा माध्यम है, माध्यम 1 2 नहीं मानते, मान लिया यहाँ पे हवा है, चलो ये एक अलग माध्यम हो गया। यहाँ पे नीचे क्या है? पानी है, तो ये एक क्या हो गया? अलग माध्यम हो गया। अब प्रकाश की किरण जहां से आई, मान लो इधर से आई हवा से और यहाँ पे टकराई, जहां पे प्रकाश की किरण टकराती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु बोलते हैं। सेम उसी तरह कहानी है। और जहां पे प्रकाश की किरण टकराती है वहां पे हम लोग सतह के लंबवत एक क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये सब बातें आप लोग को पहले से ही पता होंगी, दर्पण में भी ये बातें हमने बताई हैं। क्या परावर्तन पढ़ा रहे थे? ये कौन सी है? आने वाली किरण, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये अब सीधे सीधे इसको जाना कैसे चाहिए था? जाना तो इसको ऐसे चाहिए था। अगर ये हवा से पानी, यहाँ पे भी हवा होता तो सीधे सीधे जिस रास्ते पर लाइट आ रही है सीधे उसी ही रास्ते पर लाइट चली जाती। लेकिन यहाँ पे हवा से पानी, माध्यम क्या हो गया? बदल गया, तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। जो किरण जो है दूसरे माध्यम में चली गई है, मुड़ गई है रास्ते में, इसका अपवर्तन हो गया है। क्या हो गया इस किरण का? अपवर्तन। तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। ये अभिलंब हो गया। ये पॉइंट को क्या बोलोगे? आपतन बिंदु बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? हवा और पानी की सतह। हवा और पानी इंटरफेस बोलते हैं इंग्लिश में। हवा और पानी की सतह इंटरफेस है। ठीक है। इसको अभिलंब को तो तुमको पता है क्या बोलते थे इंग्लिश में? नॉर्मल बोलते थे। इसको बोलते थे इंसिडेंट पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं आने वाली किरण को? इंसिडेंट रे। इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी याद रखा करो। अपवर्तित किरण का मतलब रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो ये सब बातें आप लोग को पता हो गई। अच्छा, यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे भी बन रहे हैं। अभिलंब के साथ में आपतित कोण, जो आने वाला किरण है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये तो सेम ही चीज है, पिछली बार ही बताया था। इसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल।
अच्छा वहां पे उसी रास्ते में वापस लौट गई थी तो उसको परावर्तन हुआ था वहां पे, तो जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला था? परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे परावर्तन नहीं हुआ है, आर पार किरण चली गई है, मतलब अपवर्तन हुआ है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक जो कोण दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, आर से ही डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्योंकि अपवर्तन भी रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, या रिफ्रैक्शन एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्शन एंगल, ये भी आर से आता है, इसलिए इसको भी आर से डिनोट करते हैं। तो इतनी इसमें से काफी चीजें आपको पहले से ही पता थी। जैसे ये वाली किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, अपवर्तित किरण मतलब आर पार जाने वाली किरण जो अपने रास्ते से मुड़ गई है। ठीक है, जो पॉइंट पे टकरा रही है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। एक हम इसी बिंदु पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं सतह के, इसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, और ये जो इंटरफेस है इसको बोलते हैं हवा और पानी की सतह या इंटरफेस। ठीक है, आपतन कोण मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अपवर्तन कोण का मतलब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को सब कुछ समझ में आ गई होंगी। जिस तरह से परावर्तन में इसके बाद में दो नियम थे परावर्तन के, तो यहाँ पे अपवर्तन के भी क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। उसको भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, एक चीज अपवर्तन के नियम बताने से पहले एक चीज और समझ लो, माध्यम के बारे में कुछ समझ लो। क्या समझ लो? माध्यम के बारे में। अभी हमने बताया जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वो या तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अपने रास्ते से मुड़ जाने का मतलब क्या हुआ? अभी ये मुड़ तो अपने रास्ते, इसका रास्ता तो क्या था? ये था सीधा। अगर यहाँ भी हवा होता, यहाँ भी हवा होता, मीडियम में कोई चेंज ना होता तो ये सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ पे मीडियम में चेंज हो गया, अपने रास्ते से मुड़ गई, तो ये मुड़ तो इधर भी सकती थी ना। जरूरी हमने इसको इधर क्यों मोड़ा? तो ये पता चलता है हमको माध्यम को देख के पता चलता है। तो माध्यम दो तरह के होते हैं। होता तो माध्यम, देखो जब दो माध्यम तुम लोगे तभी तुमको समझ में आएगा किस माध्यम को क्या बोलना है और किस माध्यम को क्या बोलना है। तो वो क्या बोलना जो होता है उसी को समझाते हैं। माध्यम को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। एक होता है पहले सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। तो अगर दो मीडियम तुमको दिए हैं तो जो मीडियम क्या होगा? गाढ़ा होगा या घना होगा, तो उसको बोलेंगे सघन मीडियम। अभी ये इसको अभी नहीं समझाते हैं इसको, क्योंकि अभी पहले हम अपवर्तनांक समझा देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, है ना। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं अपवर्तन के नियम। क्या समझ लेते हैं? अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। परावर्तन के नियम पढ़ा था हमने, कितने होते थे? दो। अपवर्तन के भी क्या है? दो ही नियम है। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। पहला नियम तो सेम रहेगा, आपतित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु व अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होंगे। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? तीनों एक ही तल में होने का मतलब, तुमको एक कॉपी लेता हूं फिर समझ में आएगा। जैसे ये मान लो है, ठीक है ना। अभी ये बोर्ड क्या है? एक तल है। बोर्ड क्या है? एक तल है। और ये क्या हो गया? दूसरा तल हो गया। अभी देखो ये आपतित किरण आई, मान लिया नीचे क्या है तुम्हारा? ये लाइन जो है, इस लाइन के नीचे पानी है, दूसरा मीडियम है। इस लाइन के ऊपर क्या है? हवा है, दूसरा मीडियम है। आपतित किरण आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद में क्या हुआ? वो नीचे चली गई, इसी तल में चली गई। ये बोर्ड पूरा क्या है? एक तल है। और ये जो बाहर निकला वाला है, ये जो कॉपी है, ये बाहर निकली हुई, ये क्या है? दूसरा तल है। अगर किरण यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ टकरा रही है, क्या किरण टकराने के बाद में बोर्ड के बाहर आ रही है? क्या बोर्ड के बाहर आ रही है किरण? नहीं, बोर्ड के बाहर तो नहीं आ रही, बोर्ड के ऊपर ही ये जो है अपवर्तित हुई है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये बिंदु तीनों एक ही तल में, बोर्ड के ऊपर है, टकराने के बाद इसे बोर्ड से बाहर नहीं आ गई है किरण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक ही तल में होना। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 1 नंबर के सवाल में पक्का आता है। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये इसी का दूसरा पॉइंट है। अपवर्तन के नियम में ही दो नियम है। एक तो पहला वाला जो परावर्तन की तरह था सेम, और दूसरे वाले में वहां क्या था? वहां पे ये था आपतन कोण, और जो परावर्तन हो रही थी किरण, परावर्तन कोण दोनों क्या थे? बराबर थे। एंगल आई और एंगल आई बराबर था, एंगल आर बराबर थे। यहाँ एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात नियत रहता है। अब इस कहानी का क्या मतलब है? देखो आपतन कोण क्या है? आई। अब जिया का मतलब होता है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में हो गए है, हो जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है। तो साइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जिया बोलते हैं हिंदी में। तो आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर। तो इसने कहा आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया मतलब साइन आर, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब समझते हो ना, अपॉन, ये हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? आई कुछ भी रख लो, आर कुछ भी रख लो। आई कुछ भी रखोगे तो अपने आप आर कुछ ना कुछ आएगा। तो इनका जो रेशियो होगा हमेशा सेम होगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं, ये नियत रहता है। ये क्या रहता है? नियत। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये एन से कहीं कहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं पे म्यू से भी दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है। अब इसको अपवर्तनांक जो होता है, एक बात ध्यान रखो, अगर मान लिया अपवर्तनांक निर्भर करता है किस पर? माध्यम पर। यह अपवर्तनांक जो होता है ये निर्भर करता है माध्यम पर, निर्भर करता है माध्यम पर निर्भर करता है। अब जैसे किरण कहां से आई, ये मान लिया हवा वाला तुमने पहला माध्यम मान लिया, और पानी वाले का माध्यम को क्या मान लिया? दो माध्यम मान लिया। तो मतलब अगर मान लिया तुमने इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया? n2 है, तो माध्यम कहां से, किरण कहां से आई? 1 से आई, 2 में चली गई। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अगर हम n दिखाएं तो इसको लिखते हैं n12। क्या लिखते हैं? n12 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n12, या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा रहेगा n12, बुक में तुम्हारी ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में। n12 का मतलब क्या हुआ? किरण 1 से आई और कहां गई? 2 में गई। तो मतलब इसको पढ़ते हैं 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अपवर्तनांक जो देखो होता है किसी भी एक माध्यम का अकेला अपवर्तनांक नहीं होता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम लोग देखो कभी भी अपवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है एक माध्यम से किरण कहां जाएगी? दूसरे माध्यम में। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो जो बाद वाला अपवर्तनांक है वो यहाँ पे इस तरह इसको देख के समझ जाओ कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ऐसे पढ़ना है। अगर यहाँ पे जो नंबर बाद वाला होगा उसका अपवर्तनांक जो पहले लिखा है उसके सापेक्ष पढ़ना है। ठीक है। इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष है तो मतलब इसको लिख सकते हो n2/n1। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत समझो, बहुत कंफ्यूजन होती है सबको इसमें। ये कंफ्यूजन दूर होकर के ही जाऊंगा। सवाल क्या, वो सवाल बता रहे हैं, पॉइंट क्या है? स्नेल का नियम, ये अपवर्तन के नियम है। तो स्नेल के नियम ने कहा आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, इनका अनुपात सदैव नियत रहता है, सेम रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। और अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो जैसे हवा से किरण गई पानी में, तो हवा का अपवर्तनांक अगर n1 है और माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर लिखोगे। साइन आई मतलब ये जो आपतन कोण है हवा में बनना है, जो अपवर्तन कोण है पानी में बनना है, तो साइन आई ऊपर लिखोगे, साइन आर नीचे लिखोगे, और यहाँ पे क्या लगाओगे? म्यू लिखोगे। इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इसको सही से लिखने का तरीका ये होता है n12। क्या है? चाहे कहीं कहीं म्यू भी हो सकता है, कहीं कहीं पे n भी हो सकता है, तो हमने लिख रहा है n12 हमने लिखा है। ठीक है। n12 का मतलब 1 से किरण आई और कहां गई? 2 में गई। इसको पढ़ोगे क्या? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। इसको लिखने का और तरीका क्या होता है? n2/n1 मतलब 2 का अपवर्तनांक अपॉन में 1 का अपवर्तनांक। ठीक है। इसको पूरे को नोट कर लो, उसके आगे और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं फिर। अब देखो तुमको अब समझाते हैं सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। देखो हमने तुमको एक चीज बताई थी, जब हम प्रकाश के बारे में बता रहे थे, प्रकाश के गुणों के बारे में बता रहे थे, तो हमने बताया था जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, किसी भी तरह की लाइट हो, वो हर मीडियम में चलती है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है वो सिर्फ हवा या निर्वात में, मतलब एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड सिर्फ हवा और निर्वात में होती है। हवा और निर्वात में लगभग सेम होती है, एग्जैक्टली तो सेम नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं? सेम मानते हैं। लेकिन हर मीडियम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे जैसे मीडियम घना होता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हमने तुमको बताया था अगर पानी में प्रकाश को चलना हो और हवा में चलना हो तो कहाँ ज़्यादा तेज चलेगा? पानी में ज़्यादा तेज प्रकाश चलेगा या हवा में? जाहिर सी बात है हवा में ज़्यादा तेज चलेगा, क्योंकि पानी क्या होता है? घना होता है। अभी तुम्ही को दौड़ना हो, तुम हवा में तेज दौड़ोगे या पानी में तेज दौड़ोगे?
जाहिर सी बात है, हवा में तेज़ दौड़ोगे, पानी में तेज़ तो दौड़ोगे नहीं। हाँ, मछली की बात अलग है, मछली की बात क्यों अलग है, क्योंकि मछली तो हवा में नहीं दौड़ पाएगी ना तेज़, वो तो पानी में तेज़ दौड़ेगी। हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, वैसे तो मजाक की बात हो गई। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश हवा में तेज जाता है और जैसे जैसे मीडियम घना होता जाता है तो उसी को बोलते हैं सघन माध्यम। जो घना मीडियम होता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल उसमें कम होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं जहां पे प्रकाश की चाल कम है जिस माध्यम में, वो सघन माध्यम है, और जहां प्रकाश की चाल अधिक है वो उसकी अपेक्षा में क्या है, विरल माध्यम है। सिंपल सी बात है। जहां प्रकाश की चाल कम है वह सघन माध्यम होगा। एक तो इससे बता सकते हो, और एक तुम बता सकते हो अपवर्तनांक से। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के अपेक्षा में अधिक होता है। अपवर्तनांक के बारे में बताया ना हमने तुमको, n बताया था, n2/n1, तो वही अपवर्तनांक होता है। तो यहां पे ये भी कह सकते हो जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं n से, अधिक है वह सघन होगा। क्या होगा, सघन। सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, और विरल माध्यम का कम। इसका उल्टा किसमें लिख दो, सघन माध्यम विरल माध्यम में लिख लो। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लिख लो जहां प्रकाश की चाल अधिक है वह विरल माध्यम होगा, वह विरल माध्यम होगा। और दूसरी कहानी क्या लिख सकते हो, अपवर्तनांक के हिसाब से, जहां का अपवर्तनांक कम है वो विरल माध्यम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वह विरल होगा। ठीक है, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम का तरीका हमने बता दिया है। अभी आगे और पढ़ाएंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा तुमको। देखो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज होगी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, लाइट की स्पीड कम होगी। और उसकी बात करें हम किसकी, प्रकाश की चाल के हिसाब से हो गया। अपवर्तनांक की बात करें तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तुम कभी भी, तुमको अगर एक अकेला माध्यम दे दिया जाए, तुमसे पूछा जाए बताओ कि जो है क्या कहते हैं, पानी जो है, पानी सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, तो बता ही नहीं सकते हो कि पानी सघन है या विरल है। तुमको दो अपवर्तनांक लोगे तभी तुम तुलना करके बता सकते हो ना उसमें। अब तुमको एक एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ का। एक आदमी ले लिया जाए, तुमसे पूछा जाए कि बताओ मुकेश अंबानी अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, तो क्या बताओगे, अमीर है कि गरीब है? तो तुम लोग बताओगे कि अमीर है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, अगर हम सामने एलन मस्क को खड़ा कर दें तो फिर क्या होगा? अब अमीर हो कौन होगा दो में से अमीर? एलन मस्क ज्यादा अमीर होगा। लेकिन उससे पहले तुमने क्या कहा था, वो मुकेश अंबानी अमीर है। तो इसका मतलब हमको रिस्पेक्ट में, दुनिया की हर चीज, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको किसी के रेस्पेक्ट में देखनी पड़ती हैं। जब दो चीजों की तुलना करते हो तभी तुम सही चीजें बता सकते हो कि कौन किसमें, कौन ज्यादा अमीर है या कौन ज्यादा गरीब है। इसी तरह सघन माध्यम और विरल माध्यम में भी हो गया। अमीरी गरीबी तो नहीं देखना है अभी हम लोग को, हम लोग तो गरीबी हैं, वैसे ज़्यादा आगे की नहीं सोचना है। हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रकाश की चाल की, या सघन माध्यम और विरल माध्यम की। तो अगर तुमको एक अकेला माध्यम दे दिया जाए, पानी क्या है, सघन है कि विरल है, तो हवा अगर दी जाए साथ में, कि हवा और पानी में कौन ज़्यादा सघन है कौन ज़्यादा विरल, तब बता दोगे कि हवा ज़्यादा विरल है पानी की अपेक्षा में, और पानी क्या है, हवा की अपेक्षा में सघन है। अब तुमको पानी दे दें और कड़वा तेल दे दें, अब बताओ तुमको, ऑयल तो क्या होगा, पानी से भी ज्यादा गाढ़ा होगा, उसका अपवर्तनांक पानी से भी ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है पानी क्या हो जाएगा, कम, उस समय विरल हो जाएगा पानी, और जो तेल होगा वो क्या हो जाएगा, सघन। अब तुमको हम तेल दे दें और कांच दे दें, तो अभी तो तेल सघन था तुम्हारा, तो तेल अब विरल हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, ज्यादा सघन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, तुमको हमेशा दो माध्यम दिए जाएंगे तभी तुम बता पाओगे इसमें से कौन ज्यादा सघन है और कौन इसमें से विरल है। बस तुमको ये दो पॉइंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब गाढ़े माध्यम मीडियम से हल्के मीडियम में जाती है, तो जिस रास्ते से जा रही है ना, उस रास्ते से अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और जब तुम विरल से सघन में जाओगे, मतलब हल्के से भारी मीडियम में जाओगे, तो जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, उससे और दूर नहीं हटोगे, उससे अभिलंब की तरफ हट जाओगे। अभी तुमको डायग्राम बनाएंगे, एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये है तुम्हारा, कहां से कहां जाना है, तुमको प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल भेजनी है। तो मान लो ये वाला मीडियम सघन है अभी, और ये वाला मीडियम क्या है, विरल है।
ठीक है। तो अब तुमको यहाँ से प्रकाश भेजना है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण मान लो आई, ऐसे आई प्रकाश की किरण, तो ये मीडियम सघन था, जहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती है वहाँ पे तुम लाइन खींचते हो, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अब इसको जाना कैसे चाहिए था, जाना तो बिल्कुल सीधे चाहिए था, अगर ये अलग मीडियम ना होता तो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे चली जाती लाइट, लेकिन वो अपने रास्ते से मुड़ेगी प्रकाश की किरण। अब मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, तो अभी हमने बताया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर, जिस रास्ते से जा रही थी, जिस रास्ते पर जाना चाहिए था उससे और दूर हट जाएगी। किस तरफ दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ये अभिलंब है, अभिलंब से क्या हो जाएगी तुम्हारी, दूर हटेगी। तो सघन से विरल में कभी भी जाओ तो जिस रास्ते पे जाना चाहिए था किरण उससे दूर हटाओ, किससे, अभिलंब से दूर हटाओ। अब इधर इधर हटाना है या इधर हटाना है वो डिपेंड करता है इस पे। सघन से विरल जाओगे तो अभिलंब से दूर भागेगी किरण, और यही अगर तुमको विरल से सघन में जाना हो, मान लो यही वाला फिर से ले लेते हैं, ये एक तुम्हारा इंटरफेस हो गया, नीचे हो गया मान लो इस बार विरल, ऊपर क्या है, सघन। मान लो प्रकाश की किरण जरूरी थोड़ी ना बार बार ऊपर से ही है, नीचे से भी आ सकती है प्रकाश की किरण। ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है, मान लो जहां पे टकराएगी वो क्या होता है तुम्हारा, अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर होता है अभिलंब। ठीक है। अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए था बिल्कुल सीधे जिस तरह से जा रही है, अगर यहाँ पे कोई ये मीडियम और ये मीडियम सेम होता तो सीधे निकल जाती, लेकिन अब क्या होगा, अब ये सीधे नहीं जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ना पड़ेगा इसको। किधर मुड़ना पड़ेगा, इस तरफ मुड़ना पड़ेगा, अभिलंब के पास मुड़ना पड़ेगा। देखो जा रही थी ऐसे लेकिन हल्का सा इधर मुड़ गई, अभिलंब की तरफ मुड़ गई। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा तुम्हारी काम आएंगी इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, नोट करो इतना। अब देखो ये दो चीजों में आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है, एक होता है अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी डिटेल मैंने पहले आप लोगों को दे दी थी, कौन से फॉर्मूले से, स्नेल के नियम से, कि आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर दूसरे, जिस पहले किरण अगर मान लो पहली माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसको लिखते हैं n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष n2 अपॉन n1। अब देखो अपवर्तनांक के बारे में और डिटेल में समझो। अपवर्तनांक क्या होता है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष जो होगा वो किसके बराबर होगा, पहले माध्यम में स्पीड अपॉन में दूसरे माध्यम में स्पीड। एग्जांपल के तौर पर डायग्राम बना के समझाएंगे तब सही समझ में आएगा। ये मान लो माध्यम 1 है, क्या है, माध्यम 1, इसका हमने मान लिया अपवर्तनांक n1 है। ये माध्यम 2 है, इसका अपवर्तनांक क्या है, मान लिया हमने n2 है। मान लिया यहाँ प्रकाश की चाल v1 है, यहाँ प्रकाश की चाल v2 है। जाहिर सी बात है हम बता चुके हैं हर माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब मान लो प्रकाश की चाल, एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहां से यहां आई, जहां पे टकराती है वहां पे क्या खींचते हैं, अभिलंब। तो ये हो गया तुम्हारा अभिलंब, ये हो गया तुम्हारा आने वाली किरण और ये हो गई जाने वाली किरण। अब किधर मुड़ा मुड़ा इधर, अभी तुमको पता नहीं है n1 ज्यादा है कि n2 ज्यादा है, तो अभी हमने मान लिया कि n2 ग्रेटर देन n1 है, मतलब n2 ज्यादा है, n2 ज्यादा है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये हो गया प्रकाश की किरण। तो अब तुमसे पूछा जाए कि अपवर्तनांक क्या है, अगर तुम ये माध्यम 2 है ये माध्यम 1 है तो अपवर्तनांक जो होता है 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, मतलब इसका मतलब लिखने का मतलब क्या हुआ, किरण 1 से आई और 2 में गई तो इसका मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बताया था हमने, n2 अपॉन n1 लिख सकते हो। ये किसके बराबर होगा, ये होगा माध्यम 1 में स्पीड अपॉन माध्यम 2 में स्पीड। उल्टा है, अगर n2 अपॉन n1 लिख रहे हो तो आंसर क्या आएगा, v1 अपॉन v2 आएगा। बात समझ में आई, ये मत लिख देना n2 अपॉन n1 तो v2 अपॉन v1, ये मत लिख देना। n2 अपॉन n1 लिखा है तो मतलब ऊपर v1 आएगा और यहाँ पे 1 है तो नीचे v2 आएगा। इसको बोलोगे क्या, इसको पढ़ोगे क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, n21 माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो क्या हो रहा है, अगर तुमसे यहीं से पूछ लेते n12 बताओ जरा क्या होगा, n12 का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो इसका उल्टा हो जाएगा। n12 का मतलब क्या होगा, वहां पे n21 था, बाद वाला अपॉन में पहले वाला आ रहा था, मतलब n2 अपॉन n1 आ रहा था, तो यहाँ पे n12 है तो मतलब n1 अपॉन n2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब ऐसा लिखोगे तो v2 ऊपर आ जाएगा और v1 नीचे आ जाएगा। तो कोई भी निकाल सकते हो, n12 निकाल सकते हो, 1 का 2 के सापेक्ष, 2 का 1 के सापेक्ष, जिसका जिसके सापेक्ष निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा है n21 तो मतलब 2 का 1 के सापेक्ष, अगर यहाँ पे लिखा है n12 1 का 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष रखोगे वो नीचे आएगा और जिसका निकालोगे वो ऊपर आएगा। 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष तो 1 ऊपर आया और जिसके सापेक्ष निकाला है वो नीचे आया। 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष 2 ऊपर आया और 1 नीचे आया। और वेलोसिटी में तुमको पता है स्पीड में क्या होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आ गई, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई खास चीज नहीं, वही चीज है। बस अगर मान लो कि जहाँ पे हमने माध्यम 1 माध्यम 2 लिया, यहाँ पे एक माध्यम फिक्स हो गया, हवा। अगर हवा से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, किससे, हवा से किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो जाहिर सी बात है उस माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष जो होगा उसी को क्या बोलोगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई मान लिया तुम्हारा इंटरफेस है हवा का, और मान लो जैसे ये हवा हमने मान लिया, एक तरफ तो हवा ही है, दूसरी तरफ कोई दूसरा मीडियम है। मीडियम का हमने मान लिया अपवर्तनांक n है, और हवा का अपवर्तनांक क्या है, हवा का अपवर्तनांक एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा, हवा का अपवर्तनांक होता है 1, ये याद रख लो। हवा का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 के बराबर। तो हवा और निर्वात दोनों के लिए ही क्या होता है, अपवर्तनांक 1 होता है। ये हो गया मीडियम, ठीक है। मान लिया हवा में स्पीड तो तुमको पता है प्रकाश की चाल की c के बराबर होती है। स्पीड कितनी होती है हवा में, c, और c किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मीडियम में प्रकाश स्पीड हमने मान लिया v है, क्या है, v है। अब हवा से किसी दूसरे मीडियम में प्रकाश जा रहा है, तो मान लिया यहाँ पे ऐसे जा रहा है प्रकाश, तो जहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती है वहाँ पे हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। चलो खींच दिया हमने अभिलंब, ठीक है। तो ये अपने रास्ते से मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, हवा जाहिर सी बात है विरल माध्यम होता है, और कोई दूसरा मीडियम होगा तो सघन माध्यम होगा, ठीक है। निर्वात या हवा जो होता है वो थोड़ा उसमें जो है वो हवा विरलमय माध्यम होगा, बाकी सारे माध्यम तो हवा से भी भारी होंगे, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण हल्का सा किधर झुक जाएगी, जब विरल से सघन में जाती है तो हल्का सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अभिलंब की तरफ झुका दिया हमने, ठीक है। अब अगर तुमको लिखना हो किसी इसका माध्यम का अपवर्तनांक, किसके माध्यम का, इस माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, तो तुमको लिखना है अपवर्तनांक n, किसका, n मीडियम, इसको हमें nm मान लेते हैं, चलो ठीक है ना। nm का मतलब मीडियम का अपवर्तनांक, तो nm निकालना है, और किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, तो nma लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक मीडियम का किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। तो फॉर्मूला क्या होगा, nm/na, मतलब मीडियम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष लिखते हो वो नीचे आता है। और वेलोसिटी में तुमको पता है क्या होती है, जो चीज नीचे लिखा है उसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी। हवा में प्रकाश की चाल अपॉन में मीडियम ऊपर लिखा है तो नीचे किसकी वेलोसिटी आएगी, मीडियम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अभी तुमने सब माना है, तो इसको क्या पढ़ोगे, nm को मीडियम का अपवर्तनांक, ये मीडियम n मीडियम को तो n ही मान लिया है तुमने, ठीक है। यहाँ पे चलो ये यहाँ नहीं माना है हमने, यहाँ पे दिखाने के लिए तुमको समझा दिया है कि n मीडियम है वो, और n एयर तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी, एयर में वेलोसिटी c होती है कि नहीं होती है, और मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, v होती है। तो जाहिर सी बात है तुमको कभी भी किसी मीडियम का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है c/v के बराबर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यही फॉर्मूला तो है। यहाँ पे n मीडियम हो गया, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक किसके, अगर हवा से प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में जा रही है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, c/v के बराबर, जहाँ c प्रकाश की चाल है और v क्या है, उस माध्यम में चाल है। v क्या है, माध्यम में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, और सी तो तुमको पता है क्या होती है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो हाथ से जो यहाँ पे लिखा है थ्योरी वोरी थोड़ी बहुत उसको क्या बनाते हैं और नोट्स बनाते जाओ। अपने हाथ के लिखे हुए जो नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा याद रहते हैं और समझ में भी आते हैं। तुमको पता होता है एक एक चीज़ कौन से वाले पेज पे लिखी है, तो अच्छे से तुमको ध्यान में रहता है। इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, शेयर क्या करो, ज़रूर करो। 5 लोग को तो जानते ही होगे ना अपने क्लास में कि वो भी नहीं जानते हो, जानते तो हो गए ही, जाहिर सी बात है, शेयर करो उनको, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो एक सवाल तुमसे, 2 सवाल दिए गए हैं, इसको करो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे छोटे सवाल है लेकिन एक नंबर में आते हैं। तो तुमको दिया 3 अपवर्तनांक दिए हैं। ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक 1.5 दिया है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 मतलब हवा रहा होगा, ये माध्यम 3 का अपवर्तनांक 2.5 लिखा है। तुमसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से सबसे सघन कौन है और विरल कौन है। हमने सघन और विरल के 2 तरीके बताए थे, जिसमें स्पीड कम होती है प्रकाश की वो सघन होता है, और जिसमें प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है वो विरल होता है। तो यहाँ स्पीड तो कुछ दी नहीं है। और एक अपवर्तनांक के टर्म में भी बताया था, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल। अब सबसे सघन कौन होगा, सबसे सघन मतलब जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है, n3। तो n3 जो होता है ये क्या होगा, सबसे सघन। और सबसे विरल जिसका अपवर्तनांक सबसे कम हो, हवा वाला अपवर्तनांक है सबसे कम, तो n2 तुम्हारा क्या है, सबसे कम। जो दूसरा माध्यम है वो सबसे क्या है, विरल है। तो इस तरह से सवाल तुमसे क्या हो सकता है, पूछ सकता है, ऑर्डर पूछ सकता है। सघन माध्यम के सघनता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अगर तुमसे सघनता का बढ़ता हुआ क्रम पूछ ले तो कैसे लिखोगे, सबसे सघन कौन है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे कम सघन सबसे पहले कौन है, n2,
उसके बाद में सघन N2 से ज़्यादा सघन कौन है, N1, और सबसे सघन कौन है, N3। तो बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, विरलता का क्रम, कुछ भी पूछ सकता है, तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखो तुमसे पूछा है पानी में प्रकाश की चाल बताइए, और तुमको दिया है पानी का अपवर्तनांक कितना दिया है। तो पानी में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था। अगर मान लो तुमको प्रकाश की चाल हवा से पानी में भेज दो, प्रकाश क्या भेज दो, हवा से पानी में। मान लिया इधर वाला हवा है और इधर क्या है, पानी है। पानी का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। जब हवा से प्रकाश में कोई चीज़ भेजते हो तो ये जो मान लो ये तुम्हारा अभिलंब हो गया, प्रकाश की किरण यहाँ से आई ऐसे हवा से और पानी में जाएगी तो ये हल्का से इधर मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ। ठीक है, ये सब तुमने तुमको समझाने के लिए बता दिया। तुमको तो फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो किसके बराबर होता है, C/V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, C/V। जब हवा से किसी दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो उसको बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, C/V, जहाँ C प्रकाश की चाल होती है और V उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम का अपवर्तनांक तो तुमको दिया है सवाल में, कितना दिया है, 1.5। हवा था माध्यम तो 1.5 दिया है। आगे बढ़ो, C की वैल्यू तुमको पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। V क्या होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इधर लियो जरा, इधर समझ पाओगे। तो ये देखो क्या होगा, V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 1.5 में। तो 1.5 × V बराबर 3.3 × 10⁸ 3 × 10⁸। अब यहाँ से V बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। 1.5 में यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 15 बन जा 15, 15 दूना 30। तो V बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है और पानी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ होती है। तो कम हो गई कि नहीं होगी पानी में प्रकाश की चाल। तो इसी तरह से किसी भी माध्यम में तुम प्रकाश की चाल निकाल सकते हो, बस शर्त यह है तुमको उस माध्यम का क्या पता होना चाहिए, अपवर्तनांक पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 नंबर के सवाल में पक्का आता है इस तरह के सवाल। तो इसको समझना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है, मतलब अच्छी बात तो ही है, पूरा चैप्टर पढ़ना ही अच्छी बात है। अब हमको पढ़ना है लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, जिस तरह से देखा था तुमने परावर्तन किससे होता था, चिकनी सतह से होता था। तो उसके लिए 2 यंत्र भी थे, यंत्र मतलब क्या, 2 apparatus थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसी तरह से लेंस से भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस से अपवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है लेंस कोई अलग मीडियम का बना होगा और जो है आसपास रखा होगा, हवा से प्रकाश की किरण उसमें जाएगी, या किसी और माध्यम में भी लेंस रखा हुआ हो सकता है, तो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी लेंस की वजह से। तो लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब लेंस के बारे में बताना है तो लेंस क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ उसके देखा जा सकता है। तो ये काम होता है लेंस का। उसमें 2 सतह होती है लेंस में, जाहिर सी बात है लेंस में एक सतह से घुसेगा प्रकाश, अंदर थोड़ा सा कुछ कांच होगा या किसी भी चीज का लेंस बना होगा, फाइबर होगा, उसके बाद से फिर दूसरी सतह से बाहर निकलेगा। तो 2 सतह होंगी, परावर्तक सतह होंगी, एक समान माध्यम होगा पूरा। ये नहीं कहीं पे ज्यादा मोटा कहीं पे कम मोटा, मतलब मोटाई तो बात हो सकती है, मगर जो मटेरियल भरा होगा उसमें कांच कहीं पे ज्यादा कम कहीं पे कम, तो पूरे में डेंसिटी कांच की क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए लिखा है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो एक समान माध्यम हो और उसमें क्या हो, 2 अपवर्तक सतह हो, एक तरफ से घुसेगा प्रकाश तो दूसरी तरफ से निकलेगा। तो लेंस तुम्हारे 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। होते तो बहुत तरह के हैं लेकिन तुमको भी उसकी जरूरत नहीं है, तुमको 12th में उसकी जरूरत पड़ेगी। कॉन्वेक्स लेंस का आकार जो होता है इस तरह से होता है। ये लेंस बहुत पतले होते हैं, तुमको जो है लेंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तुमको यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटे बनाए जा रहे हैं। तो इतने पतले होते हैं कि इतनी मोटाई होती नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस तो तुम कहोगे लेंस इस तरह से कहाँ से होता है, लेंस तो गोल गोल होता है, चश्मे में लगता है। तो ये हम लेंस को इस तरह से देखो, होता तो लेंस इस तरह से, तुमको सही बताया ना। तो लेंस तो होता है गोल, चश्मा का आकार देखा है ना, तो गोल ही तो होता है ना लेंस, या हल्का सा चौकोर टाइप का होता है चश्मा कोई कोई, ठीक है। तो ये होता है लेंस, लेकिन ये यहाँ पे बीच में इसको ऐसे करके दिखाया गया, यही वाली चीज़ को, ये दोनों चीज़ें सेम है, बस इस चीज़ को ऐसे करके दिखाया गया। समझ रहे हो ना बात, इसको खड़ा करके दिखाया गया। ये ऐसे गोल गोल है लेंस, लेंस को ऐसे दिखाया गया। ऐसे इसलिए दिखाया गया है ताकि तुमको पता चले जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में उसकी मोटाई जो होती है लेंस की वो ज़्यादा होती है मोटाई, और किनारे किनारे पर ये क्या होता है, पतला होता है। किनारे पर पतला होगा और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। चौड़ाई क्या होगी इसकी, ज़्यादा होगी मोटाई, ठीक है। तो कह सकते हो उत्तल लेंस में क्या होता है, किनारों से पतला होता है, किनारों से पतला तथा बीच में मोटा होता है। बात समझ में, ये हो गया उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस की एक खासियत और है, इसका एक और नाम है। उत्तल लेंस का नाम ये है, देखो जैसे ये उत्तल लेंस रहता है ना, उत्तल लेंस की खासियत ये है, तो जैसे अगर मान लो ये लेंस में, लेंस के अंदर क्या होता है, जब तुम उस पर कोई किरण भेजोगे समांतर, तो ये क्या हो जाएगा उत्तल लेंस से, ये एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, एक जगह पे इकट्ठा कर देता है पॉइंट्स को।
देखो इसी तरह से हमने दर्पण में बताया था, दर्पण में कौन सा दर्पण ये वाला काम करता था, अवतल दर्पण ये काम करता था। दर्पण वाला इधर को किनारे बना दे, दर्पण ये था तुम्हारा, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी अगर समांतर किरणें भेजो तो वो क्या करता था, एक बिंदु पे इकट्ठा कर देता था, लेकिन वो अवतल दर्पण था। क्या था, अवतल दर्पण। और यहाँ पे उत्तल लेंस वो काम कर रहा है, एक तुमने समांतर किरणें भेजी, वो क्या कर दिया उसने, एक पॉइंट पर मिला दिया। तो इस लेंस का एक और नाम होता है, जो एक पॉइंट पर मिला देते हैं उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसार बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और दर्पण कौन सा अभिसारी होता था, अवतल दर्पण अभिसारी होता था, यहाँ पे उत्तल लेंस अभिसारी है। बात समझ में आई। तो जो काम अवतल दर्पण करता था वो यहाँ उत्तल लेंस करता है। बात समझ में आया। तुमसे सवाल कभी कभी पूछ सकते हैं, बताइए अभिसारी लेंस कौन है, तुमने अभिसारी सुना और दर्पण मार दिया खट्टा से अवतल दर्पण। दर्पण की बात अलग है और लेंस की बात अलग है। अवतल दर्पण अभिसारी होता था, यहाँ पे उत्तल लेंस अभिसारी है। इसी तरह से एक दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव इसका आकार इस तरह से होता है, देखो ये होता है तुम्हारा कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉनकेव। इसी तरह से ये भी है, ये क्या होता है कॉनकेव लेंस, बीच में पतला होता है और किनारों से ज्यादा चौड़ा होता है, किनारों पर मोटाई ज्यादा होती है, किनारों पर मोटा होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो इसमें भी, ये क्या करता है, किरणों को फैलाता है। इस तरह से समांतर किरणें भेजोगे तो क्या करेगा, ये फैलाएगा। और जो किरणों को फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। तो ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टी कहानी है, वहाँ पे अवतल दर्पण अभिसारी था, यहाँ पे उत्तल लेंस अभिसारी है। वहाँ पे उत्तल दर्पण अपसारी था, यहाँ पे अवतल लेंस अपसारी। तो कंफ्यूजिंग वाली बातें बहुत है, तो इसको अच्छे से पढ़ना एक बार। इसको पढ़ने से पहले दर्पण भी देख लेना, कोई यहाँ पे बना के दिखा देंगे। तो कोई ये तुम्हारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सीधा सी होता था, अंदर की तरफ पॉलिश होती थी। यहाँ पे समांतर भेजते थे तो क्या करता था, किरणों को बाहर भेज देता था फैला के। तो देखो जो काम उत्तल दर्पण का था वो यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस का है। जो अवतल दर्पण का था वो उत्तल लेंस का है। अब लेंस के कुछ टर्म होते हैं लेंस में, जिस तरह से दर्पण में क्या था तुम्हारा, दर्पण में फोकस दूरी होती थी, वक्रता केंद्र होता था, तो इस तरह से चीजें होती थी। तो यहाँ पे भी कुछ है। अब लेंस के बारे में और डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग को पता है मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको, इतना आपको किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल वगैरह भी मैंने सारे दर्पण के एक साथ पूरी एक क्लास में न्यूमेरिकल कराए हैं। तो यहाँ पे भी लेंस में भी न्यूमेरिकल कराऊंगा। इन दोनों में से चैप्टर में से न्यूमेरिकल काफी अच्छे आते हैं। ये देखो बीच बीच में भी न्यूमेरिकल कराता ही रहता हूँ मैं, तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग भी क्या करिए, 5 लोग तो जानने वाले होंगे ही ना 10th क्लास में तुम्हारे, 5 लोग को शेयर जरूर करना है। लाइक बटन जितने भी सब दिख रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो भी है सब दबा दो। फोन टूट जाना चाहिए लेकिन बटन जरूर दबना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।